हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के सेकंड बुक के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको 3 बातें पढ़ाने के प्रयास किया था। एक पहली बात हमने आपको ये बताई थी कि जब देश आजाद हुआ उस समय संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसे क्या बोलते थे, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित तक का भेंट। दूसरा कि हमें आजादी के पहले से ही जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो 2 बातों पर किस चीज को लेकर के सहमति थे, वो हमने आपको उस वीडियो में क्लियर किया था। दूसरा कि राष्ट्र के निर्माण के प्रति नेहरू जी की सोच क्या थी, क्या दृष्टिकोण थी, कैसा भारत को बनाना चाहते थे, हमने इस पे चर्चा किया था टोटल 7 पॉइंटों पर। और उसके बाद राष्ट्र निर्माण के प्रति क्या क्या हमारी चुनौतियां थी, तो हमने 3 चुनौतियों की चर्चा की थी। एक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की चुनौती, जो पूरा हम इस चैप्टर पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी सारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता तो हमारी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। कब? जब हमें आजादी मिली, देश 2 टुकड़ों में टूट गया था। दूसरा हमारा सब क्या था चुनौती कि हम लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, और तीसरा कि समानता आधारित विकास की चुनौती। ये तीनों ही चुनौतियां हमने पहले वीडियो में किया था। आज हम दोस्तों इसमें सबसे पहले एक बात करेंगे द्वीप राष्ट्र। द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत क्या था, द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था और द्वीप राष्ट्र होता क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि जब भारत विभाजन हुआ तो उस विभाजन के बाद क्या क्या परिस्थितियां सामने उभर करके आई, विस्थापन की क्या क्या समस्याएं आई, उसको देखेंगे। और फिर तीसरा हम देखेंगे कि उससे निपटने के लिए भारत ने क्या क्या काम किया। अतः 3 सवाल इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ने का इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों पहले बात करते हैं कि द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत क्या था और द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत हम किसे कहते हैं। 2 नंबर में ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 नंबर का आपको 6 क्वेश्चन आते हैं। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन अर्थात 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं क्योंकि बहुत कम लिख करके ज्यादा नंबर हम प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत क्या है। द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग ने सबसे पहले किया था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू आता है कि द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने कही थी? मुस्लिम लीग ने किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जहां पर उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उन्होंने भी द्वीप राष्ट्र की बात कही थी, लेकिन मांग मुस्लिम लीग जो संगठन था उसी ने किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का देश नहीं है, हिंदुस्तान में 2 कौम रहते हैं अर्थात 2 समुदाय के लोग रहते हैं, तो दोनों के अपने अपने अधिकार होने चाहिए। यही द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत था, मुस्लिम लीग ने की। मतलब द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने की थी? मुस्लिम लीग ने किया था। और इसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की, जबकि कांग्रेस ने द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर कट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत किसने की थी। तो द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने मांग की थी, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कही थी। इसकी बात कब हुई थी? तो 1940 में, जब इसका लाहौर का अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, तो वहां पे पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? मांग रखा था। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। कहां पे हुई थी दोस्तों? ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के हित की बात करती है। भारत के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया।
जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। यानी विभाजन का आधार क्या था? धर्म था। इसीलिए भारत में बहुत समस्याएं पैदा हुई। और क्या क्या पैदा हुई? जो निम्न है। इसलिए हम कहते हैं विभाजन की देन कहिए, त्रासदी, समस्याएं या शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती या विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, इनमें से जो भी प्रकार के क्वेश्चन अगर बनता हो, क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि भारत में विभाजन के बाद क्या क्या समस्याएं पैदा हुई। तो पहली समस्या तो विभाजन की क्या थी? पुनर्वास की। शरणार्थियों की समस्या, जो यहाँ के लोग वहां गए और वहां के लोग जो यहाँ आए और फिर उनके लिए हमने निवास की जो बात की, ये समस्या थी। पहली समस्या शरणार्थियों की, दूसरे पुनर्वास की चुनौती थी कि उनको घर कैसे दे। तो देखिए पहली समस्या क्या थी? भौगोलिक समस्या है। दोस्तों ये याद रखना, ये पॉइंट अगर आप थोड़ी बहुत भी डिटेल कर देते हो, पॉइंट बेहतर तरीके से लिखते हो, तो आपको नंबर बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगा। कह रहा है कि विभाजन का आधार धर्म था, अर्थात जहां हिंदू बहुसंख्यक थे वो क्षेत्र भारत में, और जहां मुस्लिम ज्यादा थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में होगा। यानी विभाजन जो था ना, वो धर्म के आधार पे हुआ। ये कहते हुए कि ये अगर बीच के हिस्से में ज्यादा हिंदू रहते हैं तो ये हिंदुओं को दिया जाएगा, इधर मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो इधर मुसलमानों को, इधर मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो इधर भी मुसलमान को दिया जाएगा। और इस तरह से विभाजन क्षेत्र के आधार पे नहीं दोस्तों, धर्म के आधार पर हुआ, बहुसंख्यक के आधार पर हुआ था। इसलिए ये तो बात उसी दिन तय हो गया था कि आने वाले समय में अगर ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों अलग अलग बनते हैं तो कभी एकजुट नहीं होंगे। और दूसरी बात ये भी तय हो गई थी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी बेहतर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। विभाजन किसी अन्य कारण आधार नहीं था, धर्म था। और धर्म वो चीज होती है जिसे हम मिटा नहीं सकते। इसलिए तय था कि रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे। और आज हम ये देख सकते हैं कि लगभग हमें 1947 से लेकर 2026 में आज हम खड़े हैं, तभी हमारा देश पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया, आज आजादी के इतने लंबे सफर के बाद भी। ठीक है दोस्तों, युद्ध होते रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसमें कि क्या क्या समस्याएं थी। तो पहला, विभाजन का आधार धर्म था, अर्थात जहां हिंदू बहुसंख्यक थे वो क्षेत्र भारत में, और जहां मुस्लिम ज्यादा थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में होगा। परंतु इस तरह धर्म के आधार पर लोगों की संख्या में क्षेत्रों का विभाजन व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। बहुत लोग यहाँ थे, बहुत लोग वहां थे, लेकिन विभाजन हुआ, इसलिए भौगोलिक समस्याएं उभर करके हमारे सामने आई। दूसरी समस्या क्या थी दोस्तों? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की समस्या। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, इसीलिए उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। सीमांत गांधी का एक अपना लाल कुर्ती संगठन भी था और वहां पर रखते थे गफ्फार खान नाम भी था। वो कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के समर्थन में नहीं थे। वो शुरू से लेकर अंत तक पाकिस्तान में न रह करके हिंदुस्तान में रहने की इच्छा जाहिर करते थे और बंटवारे के समर्थन में नहीं थे। लेकिन अब क्या करिएगा, भारत को जब बंटवारा स्वीकार किया तो बड़ा दुखी हुए और वहां तक कि वो मिलने को तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना पड़ा। ये एक समस्या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की उभर कर आई। यह मुस्लिम बहुल इलाका था, परंतु हर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान थे, वे भारत में ही रहना चाहते थे और विभाजन के खिलाफ थे। ये गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करने से इन्हें बहुत दुख हुआ। ये काफी दुखी हुए, बड़ी नाराजगी व्यक्त करे, लेकिन करते तो क्या करते, भारत तो विभाजन को स्वीकार कर चुका था, इन्हें भी विभाजन स्वीकार करना ही चाहिए था।
करना ही पड़ा और एक समस्या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की उभर करके आई। वहां पर भी त्रासदी का दौर हमें देखने को मिला। भौगोलिक समस्याएं भी बहुत उत्पन्न आई। तीसरी, आम लोगों की त्रासदी हुई। आम आदमी को तो पता ही नहीं था कि हिंदुस्तान का बंटवारा कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस आधार पर हुआ है। लोग तो ये जानते भी नहीं थे, कल तक अपने थे आज पराये हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, विभाजन प्रशासनिक स्तर पर हुआ था जिसे आम लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुश्किल था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्षेत्र भारत में है या पाकिस्तान में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार आदि में तो स्थिति बहुत गंभीर थी, क्योंकि यहां तो लोग 85% निरक्षर थे, पढ़े लिखे ही लोग नहीं थे। तो उन्हें क्या पता था कि हिंदुस्तान की आजादी से क्या मतलब है। उन्हें ये क्या पता था कि बंटवारा क्या चीज होता है, आजादी क्या चीज होता है। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए इसी में उनकी आजादी थी, और साथ में बैठ करके रोटी खा लें यही उनके लिए एक स्वतंत्रता थी। लेकिन जब अचानक बंटवारा हुआ तो बहुत त्रासदी हुई। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें रहना कहाँ है। आज तक जो हमारा हिंदुस्तान था, क्या ये हमारा अब हिंदुस्तान नहीं है? हमें इसको छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जो कल तक हमारा नहीं था उसे हम आज अपना मानना पड़ेगा। इन दुविधाओं में बहुत लोग मरे, बहुत त्रासदी हुई, बहुत पुनर्वास की समस्या आई, बहुत लोग घर बेघर हो गए, छोड़ करके एक स्थान से दूसरा स्थान जाने लगे। अल्पसंख्यकों की भी समस्या थी, जो देश में अल्पसंख्यक थे। अरे भारत का बंटवारा तो दोस्तों मेरे हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। तो सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तो ये समझने लगे थे कि हम तो हिंदुस्तान के लिए एक विदेशी हो गए, क्योंकि कुछ हिस्सा तो हिंदू थे जिनको हिंदुस्तान मिल गया, कुछ मुसलमान थे उन्हें पाकिस्तान मिल गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन भारत में सिखों को क्या मिला? वो तो आज रात तक अपने थे और कल की सुबह वो तो विदेशी बनकर रह गए। उन्हें लगने लगा कि अब हम किसका हिस्सा होंगे, क्या हमारा हिंदुस्तान में कोई वर्चस्व रहेगा, या हमारी मान्यता रहेगी, या हमें एक विदेशी समझ करके बाहर निकाल दिया जाएगा। उनके सामने भी यही समस्या थी। दोनों ही देशों में धर्म के आधार पर लोग अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यकों को डर था कि उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। भारत ने तो धर्मनिरपेक्षता की बात कही थी, क्या पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार करेगा? वो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा? क्या उसको भी धर्मनिरपेक्षता की तरफ माना जाएगा? अपने यहाँ लोगों को रखेगा? इस बात का डर लोगों को सता रहा था। यही सोच करके बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में रहने का ही निर्णय ले लिया था। 5वां समस्या यह थी प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयां। विभाजन सिर्फ देश का ही नहीं हुआ था, बल्कि कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी हुआ था। कपास, गेहूं के उत्पादन का 40% हिस्सा और जूट उत्पादन का 85% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, और उसकी फैक्ट्रियां भारत में रह गई थी। सब कुछ बेघर हो गया था, सब कुछ इधर का उधर हो गया था। एकदम समझिए कि भारत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था बंटवारे के बाद। अन्य समस्याएं थी कि भारत में कई दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन 1951 में जनगणना के अनुसार भारत में उस समय 12% मुस्लिम आबादी थी। इसके अतिरिक्त सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म के लोग भी थे। ऐसे में भारत के नेताओं ने दूरदर्शिता से काम लिया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया। और यहां तक कि भारत ने तो पहले बोल भी चुका था ना, भारत तो आजादी के बाद ही कह दिया था संविधान निर्माण के दौरान कि भारत कैसा होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ पर सभी धर्मों को हम समान रूप से वरीयता देंगे, किसी भी एक धर्म को हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे। ये भारत ने अपने संविधान में लिखते वक्त बात कह दी थी। समस्याएं तो बहुत पैदा हुई। अब देखिए दोस्तों, अब ये तो थी एक विभाजन के बाद हमें 5 से 6 समस्याएं देखने को मिली। अब यहां से अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है। 2 क्वेश्चन हमने चर्चा किया। पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद क्या था, उसके बाद विभाजन के बाद क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी। अब कह रहा है कि शरणार्थियों की समस्या क्या थी, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती क्या थी, क्या विस्थापन हुआ, हमारे देश में लोग आए, क्या हमने उनको कुछ जगह नहीं दिया? निश्चित तौर पे दिया, धीरे धीरे करके हमने सबको हिंदुस्तान में रहने का जगह प्रदान किया। तो इसी को पुनर्वास
और शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी जो एक देश छोड़ करके दूसरे देश के बॉर्डर पर रह रहा हो, उसे फाइनली नागरिकता ना मिले तो शरणार्थी कहलाता है। और पुनर्वास यानी एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाए और वो देश उसे पुनः वास दे दे, पुनः आवास दे दे, तो इसे पुनर्वास कहते हैं। अब देखिए विस्थापन की समस्या है। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। यह नहीं कहा गया कि अल्पसंख्यक यहां से उधर जाएंगे और उधर के अल्पसंख्यक इधर आएंगे। पहले ही दोनों देशों में धर्म के आधार पर उपद्रव या दंगे भड़क उठे। दोनों ही देशों में लाखों लोग जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाकर एक दूसरे देश आने जाने लगे। बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, चलती रेलगाड़ियों में लोगों को मारा गया। लगभग 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा। हत्या, लूटपाट, हिंसा, बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई। अमीर लोग एक ही झटके में भिखारी बन गए। बहुत से भिखारी के स्थान पर अमीर बन गए, क्योंकि जो अमीर पाकिस्तान में थे वो छोड़ करके हिंदुस्तान आकर के एक गरीब बन गए, और जो भिखारी वहां पर था उस घर को, प्रॉपर्टी को अपना लिया, वो रातों रात अमीर बन गया। कोई भारत का अमीर आदमी पाकिस्तान चला गया तो पाकिस्तान में वो गरीब बन गया, और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी को किसी ने हड़प लिया तो रातों रात वो अमीर बन गया। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों विभाजन के बाद बहुत ही समस्याएं विकट पैदा हुई थी, बहुत समस्याएं पैदा हुई थी। शरणार्थियों की समस्या अथवा शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौतियां उभर करके आई। शरणार्थियों का अर्थ प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा या किसी और अन्य मजबूरी के कारण जब कोई मनुष्य एक देश से दूसरे देश में जाए और उसे शरणार्थी कहते हैं, और जब तक उसको वहां का नागरिकता ना मिले और बॉर्डर पर खड़ा है तो क्या कहलाएगा? शरणार्थी कहलाएगा। विभाजन के कारण शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हुई थी। लाखों लोग भारत और पाकिस्तान की सीमा पर शरणार्थी बन करके बनने को मजबूर हो गए। पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए और भारत से शरणार्थी पाकिस्तान गए। भारत सरकार ने भारत में आने वाले शरणार्थियों को और शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा और उनके खाने पीने की समस्या को अपनी जिम्मेदारी और दायित्व समझा और सबके लिए एक एक करके काम करना शुरू कर दिया। दोनों ही देशों में कत्लेआम, मारकाट, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार, जबरन शादी, खून खराबा आदि हमें देखने को मिला। बहुत बुरा हाल था दोस्तों, क्या बताया जाए। रेलगाड़ियां, बसें, टांगा, खच्चर और बैलगाड़ियों जैसे परिवहन के सभी साधन लोगों को लाने और ले जाने में लगे हुए थे। विभाजन के समय भारत आने वाले लोगों को हम शरणार्थी कहते हैं। इन लोगों को अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी जमीन जायदाद दोनों ही खोने की चिंता भी सता रही थी। क्या इनको इनकी संपत्ति का मुआवजा या जायदाद के रूप में कुछ भी मिलेगा या नहीं, इस बात को चिंता इन्हें सता रहा था कि पाकिस्तान में तो हम लखपति थे, हिंदुस्तान में तो हम जीरोपति हो गए हैं, यानी यहाँ पे हम तो गरीब हो गए हैं। क्या हमारे जितना वहां पे संपत्ति था उसका कुछ भी हिस्सा यहाँ मुआवजा के तौर पर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम आज बेघर हैं, कल हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता हर उस शरणार्थी को सता रही थी जो किसी लालच में हिंदुस्तान में आकर के बस रहे थे। पाकिस्तान को छोड़ रहे थे, हिंदुस्तान को ही घर मान रहे थे। भारत सरकार ने को इस समस्या से तो निपटना ही था और साथ ही यह भी देखना था कि भारत में कहीं अराजकता की स्थिति न पैदा हो जाए। समस्या को हल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप दिया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास मंत्रालय और शरणार्थी विभाग भी बनाया। शरणार्थियों को अस्थायी तौर पर ठहराने के लिए जगह जगह कैंप या शरणार्थी शिविर बनाए गए और वहां उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। जैसे जैसे चीजें पूरी होती चली गई, जैसे जैसे इन लोगों के अस्थायी रूप से रहने की
व्यवस्था की गई, वैसे वैसे इन्हें कैंपों से निकालकर उन स्थानों पर भेजा जाने लगा। शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में जमीन जायदाद इत्यादि भी प्रदान किए गए। सभी शरणार्थियों को सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्रदान किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों 55 में नागरिकता कानून बनाकर इन सारे शरणार्थियों को भारत का नागरिक बनाया गया। और इस प्रकार से जो विभाजन के बाद उत्पन्न समस्या और शरणार्थियों की जो समस्या थी, उन दोनों का ही रास्ता भारत ने जोड़ने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि 1947 से लेकर के 1955 तक आते आते लगभग 7 से 8 साल का समय लग गया, लेकिन हमने एक एक व्यक्ति को घर दिया, उन्हें रहने के लिए आवास दिया और उनके जायदाद के मुआवजे भी दिया और हिंदुस्तान को एक बेहतर नागरिक देश बना करके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को पूर्ण करने का प्रयास किया। समस्याएं तो दोस्तों बहुत उत्पन्न हुई थी, लेकिन हमने धैर्य का साथ दिया। हमने धैर्य से एक एक करके सब कुछ को हमने निपटाने का साथ दिया और एक राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने का प्रयास हिंदुस्तान में किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक जरूर करिएगा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, इससे हमारा मनोबल डाउन होता है। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है, आपके एक शेयर करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।